हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। आपसे पूछा गया था कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 देखभाल सुविधा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़ या दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बेडों की क्षमता को बढ़ाने के लिए दक्षिण दिल्ली के राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र को 200 से अधिक हॉल और 10,000 बेड के साथ दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 देखभाल सुविधा केंद्र में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। इस केंद्र का क्षेत्र 22 से अधिक फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा है। यह व्यवस्था दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में अचानक हुई तेजी को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी दिल्ली। आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली आई लैब की शुरुआत की गई है। निम्न में से किसके सहयोग से बायोटेक्नोलॉजी विभाग यानी DBT ने इसका निर्माण किया है? ऑप्शन है एम्स दिल्ली, आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन, DRDO या ICMR। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली आई लैब यानी इन्फेक्शियस डिजीजेस डायग्नोस्टिक लैब लॉन्च की है। इस मोबाइल प्रयोगशाला को भारत के दूर दराज के इलाकों में तैनात किया जा सकता है। यह लैब एक दिन में 50 RT-PCR और लगभग 200 ELISA परीक्षण कर सकता है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग यानी DBT ने आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन यानी AMTZ के साथ मिलकर इसका विकास किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन। दूसरा प्रश्न, एशियाई विकास बैंक द्वारा हाल ही में जारी किए गए एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन है 2%, 3%, 4% या 5%। एशियाई विकास बैंक ने अपने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में बताया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में 4% तक की गिरावट आ सकती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था में 1.8% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा एशिया के विकासशील देशों के लिए ADB ने 2020 में 0.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 4%। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन द फैमिली एंड द नेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसमें ऑप्शन ए है आचार्य महाप्रज्ञ, ऑप्शन बी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी के अनुसार ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है विक्रम सेठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन संत आचार्य महाप्रज्ञ को उनके जन्म शताब्दी समारोह पर श्रद्धांजलि दी है। आचार्य महाप्रज्ञ जैन संत होने के साथ एक दार्शनिक विचारक और चिंतक थे जिनका जन्म 1920 में राजस्थान में हुआ था। द फैमिली एंड द नेशन नामक पुस्तक आचार्य महाप्रज्ञ और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के अनुसार केवल एक मजबूत और खुशहाल परिवार एक महान राष्ट्र के जन्म का कारण बन सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ को आधुनिक समय का स्वामी विवेकानंद कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। चौथा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR द्वारा हाल ही में जारी की गई ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 तक दुनिया भर में कितने लोग विभिन्न कारणों के चलते विस्थापित हुए? ऑप्शन है 41.1 मिलियन, 38.5 मिलियन, 65.1 मिलियन या 79.5 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR की वार्षिक ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष, हिंसा, उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019 तक दुनिया भर में 79.5 मिलियन यानी लगभग 80 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित किया गया। वर्ष 2018 के लिए यह आंकड़ा 70.8 मिलियन लोगों का था। रिपोर्ट के अनुसार 1990 के दशक में हर साल औसतन 1.5 मिलियन शरणार्थी घर लौटने में सक्षम थे, लेकिन पिछले एक दशक में यह संख्या लगभग 3,85,000 तक गिर गई है, जिसका अर्थ है कि आज के समय में विस्थापन में अधिक वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 79.5 मिलियन। पांचवा प्रश्न, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 जून, 19 जून, 20 जुलाई या 21 जुलाई। 19 जून को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया जाता है।
इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस दुनिया भर में यौन हिंसा के सभी पीड़ितों और बचे हुए लोगों का सम्मान करता है और उन बहादुर लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने इस तरह के अपराधों के उन्मूलन के लिए आवाज उठाई और अपना जीवन समर्पित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में हर साल 19 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 19 जून। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन स्थगन के बारे में सही है या सही है? कथन है, स्थगन का अर्थ बैठक को अस्थायी तौर पर निलंबित करने से है। प्रायः स्थगन द्वारा सदन को कुछ मिनटों, घंटों या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। स्थगन का अर्थ बैठक को अस्थायी तौर पर निलंबित करना है। सदन को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। प्रायः स्थगन के द्वारा सदन को कुछ मिनटों, घंटों या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। स्थगन का प्रभाव सदन में विचाराधीन किसी भी विधेयक या प्रस्ताव आदि पर नहीं पड़ता है, अर्थात उन सभी मामलों पर अगली बैठक में विचार किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों कथन सही हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन संसद के सत्र के बारे में सही है या सही है? संसद के सत्र का तात्पर्य प्रथम बैठक से स्थगन के बीच की अवधि है। सत्र के औपचारिक समापन अर्थात सत्रावसान तथा नए सत्र की शुरुआत के बीच के कालखंड को अवकाश कहते हैं। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। संसद के सत्र का तात्पर्य प्रथम बैठक से सत्रावसान के बीच की अवधि से है। लोकसभा के मामले में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सत्रावसान के लिए नियत तिथि से पहले ही राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा विघटित कर दी जाए। ऐसी स्थिति में विघटन की तिथि तक की अवधि को संसद का सत्र कहा जाएगा। किसी सत्र के दौरान प्रायः प्रत्येक कार्य दिवस पर सदन अपना कार्य करता है। सत्र के औपचारिक समापन अर्थात सत्रावसान तथा नए सत्र की शुरुआत के बीच के कालखंड को अवकाश कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल दो। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 267 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वह भारत की आकस्मिकता निधि नाम से एक निधि की स्थापना कर सकेगी। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और इसे संचालित करने के लिए संसदीय कार्यवाही की आवश्यकता होती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। संविधान के अनुच्छेद 267 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वह भारत की आकस्मिकता निधि के नाम से जानी जाने वाली एक निधि की स्थापना कर सकेगी। इस निधि का उद्देश्य यह होगा कि जब तक किसी आकस्मिक खर्च के लिए संसद ने सरकार को प्राधिकृत न किया हो, तब तक राष्ट्रपति उसमें से आवश्यक धनराशि सरकार को अग्रिम के तौर पर दे सकेगा। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और इसे संचालित करने के लिए संसदीय कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केवल पहला कथन सही है। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन राष्ट्रपति के अभिभाषण के विषय में सही है या सही है? कथन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण होता है। इसे मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें सरकार की नीतियों तथा भावी कार्यक्रमों की चर्चा होती है। कूट है केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, ना तो एक और ना ही दूसरा सही। लोकसभा के चुनावों के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत के अवसर पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। राष्ट्रपति के इस संबोधन को राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। यह राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण नहीं होता। इसे मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें सरकार की नीतियों तथा भावी कार्यक्रमों की चर्चा होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्रावसान के विषय में सही है या सही है? सत्रावसान सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। सत्रावसान का अर्थ संसद के किसी सत्र के समाप्त होने से है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सत्रावसान का अर्थ संसद के सत्र का समाप्त होना है। सत्रावसान सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। आमतौर पर पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है, जिसे साइन डाई स्थगन कहते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सत्र के दौरान ही सत्रावसान घोषित कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों कथन सही हैं।
तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारी बारिश और महाराष्ट्र के जलाशयों से पानी छोड़े जाने के चलते कृष्णा और उसकी सहायक नदियों के जल स्तर में भारी वृद्धि हुई है। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है दूधगंगा नदी, पंचगंगा नदी, रामगंगा नदी या भीमा नदी। तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।